हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का भूगोल की नेक्स्ट क्लास में। भूगोल में आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं? उत्तर भारत का मैदान। कल भी हमारा यही टॉपिक था, उत्तर भारत का मैदान पढ़ा रहे थे। ठीक है, उत्तर भारत के मैदान के बारे में बेसिक कुछ चीज़ें मैंने बता दी थी। ठीक है, अब इसका दूसरा क्लास है, इसमें हम क्या बताएंगे, ये नदियों द्वारा कैसे मैदान का निर्माण हुआ और कौन कौन नदियों की कौन सी सहायक नदियां हैं उनके बारे में करेंगे। ठीक है, सिंधु तंत्र क्या है, ठीक है, गंगा तंत्र क्या है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ेंगे, हम सबके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैंने बताया था कि उत्तर भारत का मैदान, पहले यहाँ क्या था उत्तर भारत में, इसी क्षेत्र की बात कर रहे हैं उत्तर भारत के मैदान की। कहीं आपके मन में कहीं उत्तर भारत का मैदान आए तो यही एरिया आना चाहिए आपके दिमाग में। कौन सा? ये उत्तर भारत का क्या है, मैदान है। ठीक है, ये वाला कौन? पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ सब क्या, हिमालय वगैरह है, या ये पठारी क्षेत्र है। बेर में बार बार मैं यही दोहराता रहता हूँ कि ये कौन सा पठारी क्षेत्र है। कहीं आपके मन में अगर जो पठार की बात की जाए तो डायरेक्ट आपका दिमाग कहाँ, यहाँ जाना चाहिए, दक्षिण भारत में। ठीक है, तो दक्षिण भारत में सारा क्या है, पठार है। और अगर मैदान की बात करता है तो आपका माइंड में क्लिक करना चाहिए कि उत्तर भारत का मैदान, उत्तर में कहाँ, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये एरिया कहाँ था है, मैदानी क्षेत्र में। अगर हिमालय की बात करें, माउंटेन की बात करें, तो आपका दिमाग कहाँ जाना चाहिए, ऊपर वाले एरिया में। ठीक है, उत्तर भारत का विशाल हिमालय की बात करें। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ा रहे थे, उत्तर भारत का मैदान। मैंने बताया था उत्तर भारत के मैदान किन किन राज्यों में विस्तारित है और किन नदियों द्वारा बनाया गया। तो नदियों की बात करते हैं तो मुख्यतः इसमें 3 नदियां भाग लेती हैं। ठीक है, कौन कौन नदियां बनाई हैं? 3 नदियां, मुख्य रूप से 3 नदियां हैं, बाकी उनकी सहायक नदियां हैं, उनके बारे में भी आपको मैं चर्चा करूंगा। इससे पहले वाली क्लास में भी कुछ चर्चा कर चुके हैं कि कैसे कैसे मिट्टी ला के नदियां पाटी हैं। ठीक है, कौन कौन सा क्षेत्र डिफाइंड किए हैं, कौन सा खादर प्रदेश होगा, कौन सा बांगर प्रदेश होगा, कहाँ कछारी मिट्टी पाई जाएगी, कहाँ पुरानी जलोढ़ होगी, कहाँ नई जलोढ़ होगी। इस बारे में मैंने चर्चा कर लिया है आपसे। ठीक है, तो आज हम क्या चर्चा करने वाले हैं कि देखते हैं, ये तो पता हो गया कि नदियां किस तरीके से मैदानी भाग का निर्माण करें। एक बार में तो किए नहीं, ऐसा करने में इनको लाखों करोड़ों साल लग गए। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या इस पूरे मैदान का निर्माण नदियां कर दिए। मिट्टी ला के पाटती नहीं, एक साल ऐसा है, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, बड़े बड़े मैदान बन गए। ठीक है, तो आज हम जिस मैदान में रह रहे हैं, जिस यूपी में रह रहे हैं, जिस बिहार में रह रहे हैं, पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, ठीक है, पंजाब में रह रहे हैं, हरियाणा में रह रहे हैं, तो ये किसकी देन है? ये सारी देन किसकी? नदियों की देन। आज हम उनका एहसान मानना चाहिए, क्योंकि नदियों मानते भी हैं हम लोग के। गंगा को क्या पवित्र नदी बोलते हैं? भारत की पवित्र नदी कौन सी है? गंगा है। ठीक है, सारी नदियों को मानते हैं। तो अगर हम आज गिल्ली डंडा खेल पा रहे हैं इस मैदानी क्षेत्र में, गिल्ली डंडा खेलते हैं क्या, और मैच क्रिकेट खेल पा रहे हैं, ठीक है, कोई अपना घर बना पा रहे हैं, प्लॉटिंग कर पा रहे हैं, ठीक है, इसमें निवास कर पा रहे हैं इस क्षेत्र में, तो ये किसकी देन है? सब नदियों की देन है। ठीक है, मुख्य रूप सबसे ज्यादा भूमिका किसने निभाई है? नदियों ने। और उसमें से मुख्य रूप से कौन सी नदियां हैं? 3 नदियां। अब कौन कौन सी नदियां हैं देख लेते हैं। कौन कौन सी नदियां? ये मैंने कल भी बताया था, आज भी लिख देते हैं। कौन कौन सी नदियां हैं? एक तो हमारी आ जाती है सिंधु नदी। दूसरी कौन सी आ जाती है? गंगा नदी। तीसरी कौन सी आ जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, इन 3 नदियों की देन है जो हम लोग आज यूपी, बिहार और कौन सा, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, इन क्षेत्रों में रह पा रहे हैं। तो किसकी देन है? नदियों की देन है। इसमें अपना और सबसे ज्यादा जनसंख्या इसी क्षेत्र में पाई जाती है। क्योंकि इन्होंने मैदान का निर्माण कर दिया। मैदानी भाग में हर चीज अवेलेबल होती है, जैसे संसाधन आराम से अवेलेबल हो जाता है, रेल आराम से अवेलेबल है। अगर तुमसे कोई कहे कि यहाँ पर्वतों में रेल चला के दिखाओ, तो क्या वहाँ चलाना आसान होगा? क्या आप बताइए, हिमालय पे रेल चला सकते हैं? क्या हिमालय पे रेल चल सकती है? ऐसे चलेंगे तो ऐसे सीधे चलना होगा, फिर नीचे उतरे, फिर ऊपर चलना, तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। इंस्पेक्टर चुंगम वाला इम्पॉसिबल। ठीक है, तो उस पर रेल नहीं चला सकते। यहाँ कोई बस चलाना इतना अवेलेबल होगा, इतना आसान होगा? क्या बृहद हिमालय पे कोई बस वैसे घुमा फिरा के ले पाएंगे? नहीं ला पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ संसाधन के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं रहेंगे। ठीक है, जो मनुष्य को चाहिए, यहाँ खेती करना, यहाँ देखो मैदानी क्षेत्र है, यहाँ समतल जमीन है, यहाँ रेल भी चला सकते हैं, एरोप्लेन भी यहाँ से उड़ा सकते हैं। ठीक है, हर काम कर सकते हैं, यहाँ खेती भी कर सकते हैं, यहाँ खेती कर सकते हैं, यहाँ तो सब ग्लेशियर है। तो ज्यादातर जनसंख्या भारत की कहाँ निवास करेगी? मैदानी क्षेत्र में। हर कोई ढूंढता है कि मैदानी क्षेत्र हो, आसानी से हमारी खेती हो जाए, आसानी सारे संसाधन उपलब्ध हो जाए। पता चले कोई बीमार हो जाए तो उसके लिए अस्पताल होना चाहिए, अस्पताल ले जाने के लिए वैन होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो भी होना चाहिए, एम्बुलेंस होना चाहिए, एम्बुलेंस में लेके जाएंगे तो उसके लिए पता चले यहाँ रह रहे हैं
और यहाँ से यहाँ पे है, ठीक, यहाँ पे हम रहे, और यही बगल में है क्या, यही बगल में क्या, अस्पताल है। और पता चले यहाँ कोई बीमार हो गया तो यहाँ से यहाँ जाने में आपको कितना, कम से कम 1 दिन भी पूरा लग सकता है, 1 घंटे, क्योंकि यहाँ से यहाँ डायरेक्ट नहीं जा सकता व्यक्ति, क्योंकि बीच में यहाँ क्या पड़ेगा, पर्वत पड़ेगा। यहाँ से घूम के इधर इधर होके, इधर इधर होके, इधर इधर होके, जहाँ रास्ता होगा उधर से तब यहाँ पहुँच पाएगा, ठीक है। तो बहुत टाइम लग जाएगा। और यही चीज़ यहाँ पे अगर पास पास में है तो यहाँ सीधे जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ मैदानी क्षेत्र है, यहाँ क्या बीच में पर्वत खड़ा है, ठीक है। तो पर्वत के ऊपर चढ़ के जो जा नहीं पाएंगे, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इधर घूम के जाएंगे। इसीलिए क्या मैदानी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ, मैदानी क्षेत्र में निवास करते हैं। तभी कह देते हैं कि यूपी बिहार जो ये राज्य होता है, यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ मैदानी क्षेत्र है, यहाँ हर चीज़ आराम से अवेलेबल हो जाती है, पानी भी आराम से अवेलेबल है, ठीक है, हर चीज़ उपलब्ध रहती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है, मैदानी क्षेत्र में ज़्यादा। कोई भी देश हो उसका मैदानी क्षेत्र है तो वहाँ जनसंख्या ज़्यादा निवास करेगी, ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वहाँ हर चीज़ आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र 3 नदियाँ मिलकर नॉर्मली 3 नदियाँ मिलकर पूरे मैदान का निर्माण करिए। अब मैदानी भाग में देखते हैं आते कौन कौन से राज्य हैं, ये भी मैंने बता दिया था अभी अगली क्लास में, ठीक है, कौन कौन से राज्य आते हैं। तो राज्य एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे आपका पड़ जाता है पंजाब, चलो यहाँ ज़्यादा घोषते नहीं, लिख देते हैं, ठीक, बता देते हैं। यहाँ पे पंजाब पड़ जाता है, तो सब पहला कौन सा आएगा, पंजाब, पंजाब, फिर हरियाणा, यहाँ के लोग क्या पहलवान ज़्यादा निकलते हैं, ठीक, कुश्ती वगैरह ज़्यादा, दंगल वगैरह यहाँ के लोग ज़्यादा करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद राजस्थान ले लेते हैं। अब कहेंगे सर राजस्थान कौन सा, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान पूरा नहीं आता, आधा एरिया आता है, कुछ एरिया आता है राजस्थान का मैदानी भाग में, ठीक, बाकी नीचे क्या पर्वत वगैरह है इस तरीके। फिर एमपी ले लेते हैं, मध्य प्रदेश, एमपी सर, एक वो सुने होंगे ना, कहाँ रहते हो एमपी सर, कहेंगे मध्य प्रदेश में, नहीं, कहाँ, महबुल्लापुर महबुल्लापुर कुछ भी बोल दो, महबुल्लापुर क्या पड़ता है, लखनऊ का एक स्टेशन पड़ता है महबुल्लापुर, ठीक है। और क्या, फिर कहता है क्या करते हो एमपी सर, कहे जॉब किस लिए करना चाहते हैं एमपी सर, क्या मनी प्रॉब्लम सर, समझे। इस तरीके से बहुत से कार्टून आते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का जो एरिया है वो भी पूरा का पूरा नहीं पड़ता है, वो भी कुछ भाग इसका मध्य प्रदेश का मैदानी क्षेत्र में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा यूपी आ जाता है, यूपी तो पूरा पूर्ण रूप से क्या मैदानी क्षेत्र है, इसीलिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या, भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, यूपी में है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, बिहार आ जाता है, बिहार। उसके बाद क्या आ जाता है हमारा पश्चिम बंगाल आ जाता है, पश्चिम बंगाल। उसके बाद असम आ जाता है। यही इतना लगभग मैदानी क्षेत्र है, ठीक है। यही सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ मैदानी क्षेत्र है, यहाँ हर चीज़ आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, किसी चीज़ की आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी, हर चीज़ आसानी, संसाधन वो भी आसानी से उपलब्ध, मेडिकल वो भी आसानी से उपलब्ध, मतलब कोई जो बीमार हो जाए तो उसके लिए हॉस्पिटल वो भी आसानी से जा सकते हैं। अब पता चले हिमालय में कहीं अस्पताल जाना हो तो यहाँ से जो है बगल में है, लेकिन उसको घूम के जाना फिरता है, क्यों, क्योंकि यहाँ बीच में क्या हमारा हो गया, एक पर्वत खड़ा हो गया, समझे। यहाँ है पड़ोस में है तो बगल में सीधे चले गए। तो ज़्यादा लोग, जहाँ सुविधाएं ज़्यादा होंगी वहाँ लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यही कारण है कि मैदानी क्षेत्रों की जनसंख्या लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में ज़्यादा मैदानी, इन क्षेत्रों में क्या है, मैदानी क्षेत्र ये है, ठीक है। अब देखते हैं ये कौन कौन सी नदियों से बनाई गई है, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र। पहले एक एक करके देखते हैं। पहले हम क्या सिंधु नदी के बारे में देखते हैं, तो इसको मिटाल दे, अब सिंधु के बारे में देखते हैं। सिंधु नदी कैसे कैसे मैदान का निर्माण करती है, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, ठीक है। और मैंने एक चीज़ पहले क्लास में इससे पहले बताई थी कि 2 नदियों के बीच को क्षेत्र को क्या कहते हैं, दोआब। जैसे एक नदी इधर से ये आई, ये एक नदी आई, दूसरी नदी ये कौन सी इधर से आके इसमें मिल गई, ठीक है, मिल गई। ये दोनों बहन बहन थी, आके मिल गई, बहुत दिनों के बाद मिले और बहनियाँ मिल गई। मैं क्या कहते हैं, मेरी प्यारी बहनियाँ बनेगी दुल्हनियाँ, वही वाला हाल है, ठीक है, मिल गई। ये दूसरी नदी है, ठीक है। इसके बीच का जो ये क्षेत्र दिख रहा है आपको, ठीक है, इसके बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, दोआब बोल देते हैं। मतलब 2 नदियों के बीच, 2 नदियों के संगम से, मतलब 2 नदियों के मेल से बनने वाला क्षेत्र क्या हो गया, दोआब हो गया। इनके बीच में क्या जो क्षेत्र पड़ा उसको क्या कह दिए, दोआब कह दिए। अब देखते हैं कौन कौन से दोआब बनाती है, कौन सी नदी, सिंधु नदी कौन कौन सी दोआब बनाती है, और कौन कौन सी नदी सिंधु में आके मिलती है। उनके बीच का जो मैदानी क्षेत्र होगा वो बनाई तो यही नदियाँ होंगी ना, बनाई तो यही नदियाँ होंगी भाई, जाहिर सी बात है। इनके बीच में जो इतना भी क्षेत्र होगा इधर उधर आसपास, वो यही नदियाँ ला के, मिट्टी ला के पाटी होंगी धीरे धीरे, तभी वो मैदानी क्षेत्र बन गया।
ठीक है। लेकिन अपना एक फिक्स एरिया कर लिए कि हमको यहाँ से बहना है, वहाँ से बहती अभी भी है, बाकी उधर जो मिट्टी लाला के पाड़ दिए उधर क्या मैदानी क्षेत्र बना दिए हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं सिंधु के बारे में, चलिए इसको मिटा देते हैं, सिंधु नदी देखते हैं। अब इतना कंफर्म हो गया, उत्तर भारत का विशाल मैदान। पहले हम ऐसे देखते हैं, बाद में फिर देखेंगे हमारा जो मैप बना है, मैप में देखेंगे। मैदान भी ये भी मिटा देते हैं। ये तो पता ही चल गया कि मैदानी क्षेत्र पढ़ा रहे हैं, तो मैदान के बारे में बताएंगे। अब क्या सिंधु, क्या पढ़ा रहे हैं, सिंधु। क्या देखेंगे, सिंधु की सहायक नदियां, सिंधु की सहायक नदियां, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं मैप में बताएंगे कैसे कैसे निकली हैं, ठीक है। अब मान लिया ये का नदी निकली है, कौन सी, सिंधु नदी, ये निकल के आई सिंधु नदी, सिंधु नदी, ठीक है। फिर इसी में आके मिल जाती है, उसके आगे दूसरी इधर से आई होती है झेलम नदी, कौन सी, झेलम नदी। किस में आके मिलती है, सिंधु नदी में मिलती है। ये कौन सी नदी है, झेलम नदी, ध्यान रखना, ठीक है। ये सिंधु नदी हो गई, ये पूरी की पूरी सिंधु नदी। बाकी जो पढ़ा रहे हैं वो उसकी कौन सी होंगी, सहायक नदियां होंगी। तो पहले कौन सी आई, सिंधु नदी, उसके बाद कौन सी आके मिली, झेलम नदी, ठीक है। अच्छा, सिंधु की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है, 2880, ठीक है। इसकी बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर। अब इसको मीटर ना करिएगा, क्यों, मीटर करेंगे तो 2.5 किलोमीटर रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम पर्वत पढ़ा रहे थे तो मीटर में उसकी ऊंचाई थी, इसकी लंबाई कितनी होगी, किलोमीटर में होगी, ठीक है। इसके ये कौन सी नदी आके मिली, इसमें झेलम नदी आके मिली। किसमें मिली आके, सिंधु में। तो इसके बीच जो क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं ना। ये सिंधु और झेलम के बीच का क्षेत्र है, इसको दोआब तो बोलते हैं, लेकिन कौन सा दोआब, सबको इसे, इसमें जो दूसरी नदी आके मिलेगी उसको भी दोआब बोलेंगे, ठीक है। दूसरी नदी आके मिली उसको भी दोआब बोलेंगे, लेकिन क्या है, फर्क होना चाहिए फिर इसके बीच में कौन सा दोआब है। ये जो दूसरी नदी आके मिलेगी उसके बीच में कौन सा दोआब है। चलिए पहले सारी नदियों के बारे में देख लेते हैं, ठीक, फिर उसके बीच के दोआब की बात करते हैं। ये कौन सी आई, सिंधु नदी, उसके बाद कौन सी आई, झेलम नदी, ठीक है। उसके बाद एक नदी यहाँ से आके मिलती है, कौन सी, चेनाब नदी। ये भी किस में आके मिल गए, सिंधु में आके मिल गए। फिर उसके बाद यहाँ से एक दूसरी नदी निकलती है आके, किस में मिलती है, चेनाब में मिलती है, चेनाब में मिलती है। ये कौन सी नदी है, रावी नदी, कौन सी नदी हो गई, रावी नदी, ठीक है। ये भी किसकी, सिंधु की सहायक नदियां बता रहे हैं, ठीक। उसके बाद इसके बाद एक नीचे से नदी आके मिलती है, सतलज, सतलज नदी, थोड़ा लंबी ज्यादा कर दी। ये कौन सी नदी आके मिली, सतलज नदी, किस में आके मिली, सिंधु में आके मिली, सतलज नदी। और सतलज में आके एक व्यास नदी आगे मिलती है, किसमें, सतलज में आके मिल गई, कौन सी नदी, व्यास नदी, व्यास नदी। तो इतनी नदियां आके टोटल किसमें, सिंधु नदी में आके मिलती हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन सी नदी बड़ी सो निकली है, यही सिंधु नदी। उसके बाद झेलम आके मिल गई इसमें, फिर चेनाब आके मिली, फिर रावी, फिर व्यास, और फिर कौन सी लास्ट में कौन सी एक नदी है, या सतलज। इसको याद करने की याद कर लेना, कैसे पूछा जाता है, ठीक है। सहायक नदियां तो आपको पता ही होना चाहिए, उससे पूछा जाता है, इनके बीच के दोआब पूछ ले जाते हैं कि सिंधु और झेलम के बीच में कौन सा दोआब बनता है। तो कौन सा दोआब बनेगा, सिंधु और झेलम के बीच में। तो अगर ये दोआब पूछा जाए तो इसका नाम क्या होगा, सिंधु सागर दोआब। सिंधु नदी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया, क्या, सिंधु सागर दोआब। इसके बीच में भी ये इतना दोआब बनता है, मतलब बीच का क्षेत्र है, इसको क्या बोलते हैं, दोआब बोल देते हैं। तो ये कौन सा दोआब होगा, ठीक है, ये कौन सा दोआब होगा। तो कैसे याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, इसका पहला अक्षर लेंगे, ठीक है, और इसका पहला अक्षर लेंगे। क्या, इसका पहले अक्षर लेंगे तो क्या होगा, जाएगा चा। इसके बीच का दोआब को क्या कहते हैं, चाज दोआब। कौन सा, चाज दोआब। कैसे याद रखें, इसका देखो चा लिए पहले वाले का, उसका झा लिए, दोनों मिला दिए, क्या हो गया, चाज दोआब, ठीक है। तो झेलम और चेनाब के बीच के दोआब को क्या कहें, चाज दोआब, ठीक है। और चेनाब और रावी के बीच के दोआब को क्या कहते हैं, ये भी एक दोआब बन गया ना, ये भी दोआब बना, ठीक है। तो इसके दोआब में को क्या कहते हैं, रचना दोआब,
इसको कैसे याद रखेंगे, देखो इसका भी पहला वाला अक्षर लिए, इसका दूसरा अक्षर ले लिए, दोनों ले लिए, तो कौन सा हो गया, रचना द्वाब। ठीक है, चेनाब और रावी के बीच में द्वाब को क्या कहेंगे, रचना द्वाब। ये ध्यान रखिए, पहला वाला बस याद कर लो, कौन सा, सिंधु सागर द्वाब, सिंधु नदी के आधार पर। फिर दोनों नदियों के नीचे वाले का पहला अक्षर लो, फिर ऊपर वाले का पहला अक्षर, नीचे वाला का पहला अक्षर, ऊपर वाले के पहले अक्षर। ठीक है, तो आप लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, रा और चा, रच से कोई द्वाब बन रहा नहीं, याद आएगा कि रचना था। ठीक है, रचना था तो इसके दो अक्षर ले लिए थे, रचना द्वाब। ठीक है, फिर इसके व्यास और रावी के बीच में, रावी और व्यास के बीच में ये पूरा सा द्वाब बन रहा, इसको क्या कहेंगे। ठीक है, अब आप लोग ऐसे मिक्स करके बना के बताइए। ठीक है, क्या कहेंगे, अगर इसका पहला अक्षर लेते हैं वाह, वाह क्या क्या बा हो सकता है, और इसका लेते हैं रा, तो क्या हो गया, बारी द्वाब। कौन सा द्वाब, बारी द्वाब। बारी द्वाब हो गया। ठीक है, अब कौन सा नदी है, व्यास नदी, और नीचे कौन सी, सतलज नदी है। सतलज नदी के और व्यास नदी के बीच में कौन सा द्वाब है, बिस्त द्वाब। कौन सा द्वाब, बिस्त द्वाब, बिस्त द्वाब। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, अब इसमें देखो व्यास नदी है, इसको दोनों तरफ में पहला अक्षर लेंगे। व्यास नदी लिए थे, यहाँ पे देखो बा लिए थे वाह का, और यहाँ रावी नदी का रा लिए थे, तो बारी द्वाब हो गया। इसमें भी वाह पहले ले लिए। ठीक है, और सा का, सतलज का सा और ता ले लिए। ठीक है, तो कौन सा हो गया, बिस्त द्वाब। ठीक है, बिस्त द्वाब। अब आपको द्वाब कंफर्म हो गए, कौन कौन से द्वाब है, इतना कंफर्म कर लो, पूछ लिया जाता है कि सिंधु और झेलम के बीच के द्वाब को क्या कहते हैं, सिंधु सागर द्वाब। और इसकी सहायक नदियां भी याद होना चाहिए। सिंधु की सहायक नदियां देखो, पहले कौन सी आके मिली, झेलम, तो सिंधु और झेलम के बीच के द्वाब को क्या कहें, सिंधु सागर द्वाब। उसके बाद कौन सी, चेनाब नदी आके मिली, और चेनाब और झेलम के बीच के द्वाब को क्या कहेंगे, चास द्वाब। ठीक है, चास द्वाब कह दिए, इसका पहला अक्षर लिए दूसरे वाली का, और पहले वाले का झा लिए। ठीक है, चास द्वाब हो गया। उसके बाद रावी और चेनाब के बीच में द्वाब को क्या कहेंगे, रचना द्वाब। क्या किया, इसका रा लिया और उसका चा और ना चना ले लिए दोनों। ठीक है, चना ले लिए, तो क्या हो गया, रचना द्वाब। उसके बाद नीचे आते हैं, कौन सा, रावी और व्यास के बीच के द्वाब को ऐसे पूछा जाता डायरेक्ट, रावी और व्यास के बीच के द्वाब को क्या कहते हैं। तो उसमें ऑप्शन दिए होंगे, आप दोनों का अक्षर ले लेके देख लीजिएगा, जो बन रहा उसी को क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, अक्षर लेके देंगे, रा और वी, रावी, रावी तो नदी हो जाती है, रावी को द्वाब होगा, नहीं होगा, तो इसको लेके देखो, वाह और रा, वारी, वारी आ गया, तो ऐसा ध्यान आएगा कि हाँ वरी पढ़े थे, वरी द्वाब, तो कौन सा द्वाब हो जाएगा, बारी द्वाब। ठीक है, बारी द्वाब। अब इसके बाद कौन सा, व्यास, व्यास और सतलज के बीच के द्वाब को क्या कहेंगे, तो बिस्त द्वाब। ठीक है, बा ले लिए, इसका सा और ता ले लिए, तो कौन सा द्वाब हो गया, आधा सा आधा कर दिए ना, तो इसका कौन सा द्वाब हो गया, बिस्त द्वाब होगा। तो ये मेनली किसका, सिंधु का सहायक नदियां हैं। अब इसमें मैप में चाहो तो मैप में देख लो, और जस्ट इसके नीचे फिर पड़ जाता है, नीचे हरियाणा पड़ जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोल देते हैं, हरियाणा, इसके बीच के द्वाब को हरियाणा, कौन सा, हरियाणा पड़ता है ना, हाँ हरियाणा, हरियाणा भिवानी। हरियाणा भिवानी, नीचे का दिख रहा है या नहीं दिख रहा, तो एक बार देख लेते हैं, हरियाणा भिवानी। ठीक है, फिर नीचे राजस्थान पड़ जाता है, उसके नीचे और जाएंगे तो राजस्थान पड़ जाएगा। यहाँ देखो हरियाणा पड़ेगा, यहाँ क्या पड़ जाता है, हरियाणा। यहाँ इसको मिटा देते हैं, यहाँ पंजाब पड़ जाता है। ठीक है, उसके नीचे ये हरियाणा, इसको क्या बोल देते हैं, हरियाणा, हरियाणा भिवानी। ठीक है, इसके द्वाब को नीचे क्या पड़ता है, राजस्थान, ये पड़ जाता है। राजस्थान के द्वाब को क्या कहते हैं, मालवा का द्वाब, मालवा। ठीक है, इसको राजस्थान को क्या बोलते हैं, मालवा, मालवा राजस्थान। अब देखते हैं सिंधु, इसके बारे में देख लेते हैं यहाँ मैप में, इसको द्वाब मिटाल दे। ये कौन सी नदी आई, ये कौन से, सिंधु नदी आ गई, किधर चली गई, या पाकिस्तान में चली गई। ठीक है, पाकिस्तान में चली गई। उसके बाद इसमें कौन सी नदी आके मिली, पहले सबसे पहले कौन सी नदी आके मिली, झेलम नदी आके मिली। ठीक है, और सिंधु और झेलम के बीच को द्वाब को क्या कहते हैं, सिंधु सागर द्वाब। ठीक, तो आके इसको कौन सी, इसमें झेलम नदी आके मिला दो, झेलम नदी आके ये मिल गई, इसके बीच के द्वाब को क्या कहेंगे, सिंधु सागर द्वाब। उसके बाद कौन सी नदी आके मिली थी, चेनाब नदी। ठीक है, चेनाब नदी ला के इसमें मिला दो, चेनाब नदी आके मिल गई। ठीक है, इसमें रावी नदी फिर आके यही इसी में मिल जाती है, चेनाब में। ठीक है, इसके बीच के द्वाब को क्या कहते हैं, चेनाब और रावी के बीच में की द्वाब को रचना। ठीक है, फिर इसमें कौन सी नीचे से आती है, एक सतलज नदी, सतलज नदी इसमें भी आके मिल जाती है, सतलज भी आके मिल जाएगी। ठीक है,
तो इसके बीच के दोआब को क्या कहेंगे? सतलज। तो उसके इससे पहले यहाँ से एक वो कौन सी व्यास नदी आके मिलती है इसी में। कौन सी? व्यास नदी। व्यास नदी, व्यास नदी इसमें आके मिल गई। ठीक है, इनके बीच के दोआब याद रखना। कौन सी नदी है? सिंधु। ये झेलम, सिंधु झेलम। ये कौन सी हो गई? चेनाब। ये रावी, ये व्यास, ये सतलज। सतलज। ठीक है, इस तरीके से इनके बीच के दोआब मैंने इधर लिख दिए हैं, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये क्या हो गया हमारा? सिंधु सागर, सिंधु की सहायक नदियां और उसके बीच के दोआब जो पूछे जाते हैं वो हमारा कंफर्म हो गया। अब कैसे याद रखेंगे बता दिया हमने। ठीक है, इसको तो सिंधु सागर दोआब तो कह ही दिए। ठीक है, सिंधु सागर। ठीक है, झेलम और रचना, इसका चा लेंगे, इसका जा लेंगे, तो क्या हो जाएगा? चार दोआब। ठीक है, और उसके बाद क्या लेंगे? चेनाब और रावी के बीच के दोआब को रचना, रा लेंगे और चा और ना ले लिए। ठीक, रचना दोआब हो गया। व्यास और रावी के बीच के दोआब को बारी दोआब, इसका वा लिए, इसका रा लिए। ठीक है, दो पहला अक्षर लेके देख लेंगे, उसमें दिया होगा, ऑप्शन में दिया होगा, आपका दोआब भी दिया होगा। ठीक है, कौन सा दोआब बनता है, और उसके बाद ये नदी भी दी होगी, कौन कौन नदी बनाती है। ठीक है, कौन सा दोआब दिया होगा, आप क्या करेंगे? उसी से देख के कंफर्म कर लेंगे। तो आपका ये अब लगभग सिंधु की सहायक नदियां व उसके दोआब सारे कंफर्म हो गए। इसके बाद कौन सी नदी आती है? गंगा नदी आती है। अब हम गंगा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। गंगा के बारे में, गंगा की सहायक नदियां वगैरह अभी पूरा डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन बेसिक गंगा का थोड़ा देख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे, गंगा के बारे में भी। चलिए देखते हैं गंगा। ये सिंधु वाला कंफर्म हो गया। ये कौन सी? सिंधु नदी। चलो इसको बना देते हैं। ठीक है, अब क्या देखते हैं? गंगा। गंगा का मैदान। गंगा का मैदान। ठीक है, गंगा तंत्र जो हम मैप पढ़ाएंगे गंगा नदी, ठीक, उसमें गंगा तंत्र पूरा पढ़ा देंगे आपको। ठीक है, हो सकता है तो किसी दिन इसमें भी पढ़ा देंगे। ठीक है, लेकिन अभी हमका बेसिक देखते हैं कि मैदान कैसे बनता है। वैसे तो हम ये कौन सी जो सिंधु की सहायक नदियां थी वो हम बता दिए, चलो बता दिए। ठीक है, वरना हम उसमें डायरेक्ट मैप में बताते हैं, मैप में बताएंगे। ठीक है, गंगा का मैदान। गंगा का मैदान देखते हैं। गंगा का मैदान मुख्य रूप से कितने राज्यों में आता है? मुख्य रूप से इसके 3 ही राज्य हैं। कौन कौन से? एक तो यूपी अपना पड़ जाता है, यूपी बिहार। देखो, एक तो यूपी आ जाता है, यूपी हिंदी में लिख रहे हैं यूपी। ठीक है, दूसरा कौन सा? बिहार, और तीसरा हमारा आ जाता है पश्चिम बंगाल। यहीं पे पढ़ते हैं ये सब, यहीं पे सब पढ़ते हैं। ये इधर देखो, नेपाल का सटी हुआ, यहाँ से यूपी पड़ा। ठीक है, यहीं से बिहार, यहीं पे क्या पड़ जाता है? ये पश्चिम बंगाल। ठीक है, मुख्य रूप से इन्हीं क्षेत्रों में आता है। ये हरियाणा भिवानी हटा दें, ये तो आप समझ गए। अब देखो, गंगा जो होता है किन किन मैदानी क्षेत्रों को निर्माण किया, कौन कौन सा मैदानी क्षेत्र बना? एक तो ये यूपी बना, बिहार और पश्चिम बंगाल। इसका निर्माण कौन कर रही है? गंगा नदी। और सिंधु नदी किसका निर्माण कर रही थी? ये देखो, यहाँ पे कौन सा था? यहाँ पे था हमारा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, और इधर के पाकिस्तान के बहुत से राज्य। पाकिस्तान तो हम पढ़ा नहीं रहे, खाली पढ़ा क्या रहे हैं? भारत। तो भारत के बारे में अभी देख लेते हैं। विश्व का जब पढ़ाएंगे तो हम पूरे देश, जितने देश हैं सबके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन कौन से देश राज्य आ जाते हैं, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल। तो चलिए हम बना भी लेते हैं। यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा? यूपी मान लेते हैं, ये यूपी हो गया। ठीक है, ये इतना यूपी हो गया। उसके बाद इससे सट के क्या है? ये बिहार। मैपे बना लेते हैं। ये इसको थोड़ा जूम करके, इसको उठाए हैं यहाँ पे, जूम करके लिख दिए हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल एक यूं करके है, कुछ यूं करके है, यूं। यहाँ डेल्टा वगैरह बनता है, गंगा नदी डेल्टा भी बनाती है आके। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है? पश्चिम बंगाल। यूपी बहुत बड़ा है, यूपी बहुत बड़ा है, तो थोड़ा और बड़ा बना दे, ये है बड़ा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? यूपी, ये बिहार, ये पश्चिम बंगाल।
ठीक है। अब बंगाली सबको आती है ना, बंगाली तो किसी को आती है, यूपी में बहुत लोगों को आती होगी, बहुत, हमको तो नहीं आती भाई, ठीक है। लेकिन गंगा नदी का तीनों को एक साथ मिला के तीनों राज्यों का निर्माण किए हैं। लेकिन तीनों राज्यों में रहने वाले लोगों को आपस में एक दूसरे की भाषा बहुत कम आती है, ठीक है। बंगाल में तो बिहारी चलो आ जाती है, यूपी बिहार वाले एक दूसरे की लैंग्वेज समझ लेंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल वाले कैसे समझ पाएंगे, वो तो अलग ही टाइप से बोलते हैं। चलिए तो देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, जो है गंगा का मैदान है, गंगा का मैदान मुख्य रूप से 3 भाग में डिवाइड है, ठीक है। मुख्य रूप से कितने भाग में डिवाइड है? 3 भाग में डिवाइड है। और इसमें कौन कौन सा आ जाता है? एक तो ये देखो यूपी आ जाता है, पहला भाग क्या हो गया? यूपी। मुख्य रूप से कितने? 3 पार्ट में डिवाइड है, यहाँ पे लिख दें 3 भाग में बटा है। कौन? गंगा का मैदान 3 भाग में बटा है, बांट लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक तो आ जाता है यूपी, ये कौन सा? पश्चिमी यूपी, ठीक है। पश्चिमी यूपी, मान लिया यूपी 2 भागों में टूट गया, अगर अब किसी यूपी टूटेगा, पहले तो उत्तराखंड बन गया था, उत्तर प्रदेश से टूट के, अब किसी यूपी टूटेगा तो पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी हो जाएगा, ठीक है। तो मान लिया ये कौन सा? पश्चिमी यूपी है, ये थोड़ा ऊंचा एरिया है, पश्चिमी यूपी। इस पश्चिमी यूपी को क्या रुहेलखंड भी बोल देते हैं, इस पश्चिमी यूपी को क्या बोल देते हैं? रुहेलखंड भी बोल देते हैं, क्योंकि ये ऊपर पड़ता है, ये सबसे पहला भाग पड़ जाता है किसका? गंगा के मैदान का, ठीक। उसके बाद क्या है? दूसरा भाग का 3 भाग, दूसरा भाग क्या हो गया? दूसरे भाग में आधा यूपी पड़ता है, आधा पूर्वी यूपी और पश्चिमी बिहार, ये कौन हो गया? ये देखो इसमें क्या होगा, ध्यान से देखो। और तीसरे भाग में क्या पड़ेगा? पूर्वी बिहार और पूरा पश्चिम बंगाल। कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गए। गंगा के मैदान कितने भाग में बांट के पढ़ेंगे? 3 भाग में। तो पढ़ना नहीं, वही तो आपको बेसिक बता रहे हैं, ठीक है। पहला कौन सा हो गया? ये पहला कौन सा हो गया? उत्तरी यूपी बोल रहे हैं, पश्चिमी यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पूर्वी उत्तर प्रदेश। देखो पूरब पश्चिम क्यों कहते हैं? देखो यहाँ मैप में देखो, सूरज हमेशा इधर से निकलता है, जिस दिशा से निकलता है उधर क्या कहते हैं? पूरब, ठीक है। जहाँ अस्त होता, अस्त इस साइड में होता तो उसको क्या कहते हैं? पश्चिम। जब यहाँ से उदय होगा तो यहाँ पे देखो, ये वाला जो उत्तर प्रदेश को 2 भागों में बांटे, तो ये वाला कौन हो जाएगा? पश्चिम में हो जाएगा, ये पूरब में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पश्चिमी यूपी, इसको पूर्वी यूपी। ऐसे बिहार को लेते हैं तो ये बिहार को अगर यहाँ से डिवाइड कर दे तो ये पूर्वी बिहार, ये पश्चिमी बिहार हो जाएगा। अगर बंगाल को डिवाइड करते हैं, बंगाल भी हो जाएगा 2 भाग में, लेकिन बंगाल को हमको डिवाइड नहीं करना, इसको पूरा ले लेते हैं तीसरे पार्ट में, ठीक है। पहले पार्ट में हमको क्या किसको बांटे हैं? पहले भाग में कौन आता है? पश्चिमी यूपी। दूसरे भाग में पूर्वी यूपी और पश्चिमी बिहार। ध्यान देना, पश्चिमी बिहार आता है। और तीसरे पार्ट में क्या आता है? पूर्वी बिहार, प्लस का आता है बांग्लादेश बता रहे, बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो हम गंगा के मैदान को 3 भाग में बांट दिए हैं, ठीक है। इस पूर्वी भाग को क्या, पश्चिमी भाग को क्या कहते हैं? पश्चिमी यूपी को क्या रुहेलखंड भी बोल देते हैं। पश्चिमी यूपी को क्या बोल देते हैं? इसको क्या बोल देते हैं? रुहेलखंड बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि गंगा के मैदान का जो पश्चिमी भाग है, सबसे पश्चिमी भाग है, इसको क्या बोला जाता है? रुहेलखंड। और पश्चिमी भाग है क्या? पूर्वी यूपी, पश्चिमी यूपी पड़ जाता है, तो इसको क्या बोल दिए? रुहेलखंड बोल दिए, ठीक है। और पूछा जाएगा कि ऊपरी गंगा का विस्तार किस राज्य में है? यूपी में है। कौन से यूपी में है? पश्चिमी यूपी में। और निचली गंगा का विस्तार किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। अगर पूछा जाए ऊपरी गंगा का विस्तार किस राज्य में है, तो पश्चिमी यूपी में है। ऊपरी गंगा का विस्तार पश्चिमी यूपी, निचली गंगा का विस्तार पूर्वी बता रहे पश्चिम बंगाल, ठीक है। पूछा जाए मध्य गंगा का मध्य विस्तार क्या क्या है, तो पूर्वी यूपी, पश्चिमी बिहार, ठीक है। आधा ले लेते हैं यूपी, आधा बिहार। और इसमें क्या करते हैं? तीसरे भाग में पूर्वी बिहार और पश्चिम बंगाल, पश्चिमी बता रहे हैं तो पूरा आ गया, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल ही कह देंगे। तो गंगा के मैदान को भी कितने पार्ट में डिवाइड करके पढ़ लिए हम? 3 भाग में पढ़ लिए।
तो कितने भाग हो गए इसके? 3 भाग हो गए। अब गंगा भी समझ में आ गया, गंगा नदी यहाँ से निकली, ये यूपी बिहार और यहाँ होके हुए डेल्टा बना देती है। फिर जितनी नदी यहाँ से निकलती सारी क्या डेल्टा बना देती हैं। पूछा था दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी में आती है? गंगा नदी। इधर से कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी आ जाती है, वो भी दोनों मिलकर बना देती हैं। ठीक है, ज़्यादातर योगदान किसका होता है? गंगा नदी का। ठीक है, तो अब समझिए गंगा नदी समझ गए कौन कौन से मैदान का निर्माण करे? यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल। ठीक है, पूर्वी यूपी, गंगा का ऊपरी भाग कौन सा कहा? पश्चिमी यूपी, सॉरी पूर्वी याद आ जाता है। गंगा का ऊपरी भाग कौन सा हो गया? पश्चिमी यूपी। गंगा का निचला भाग पश्चिम बंगाल। ठीक है, गंगा का मध्य भाग तो पूर्वी यूपी और पश्चिमी बिहार। ठीक है, अगर बिहार की बात करेंगे तो ये बिहार या पूर्वी बिहार हो गया, ये पश्चिमी बिहार हो गया, तो पश्चिमी बिहार। यूपी की बात करेंगे ये पूर्वी यूपी हो जाएगा। खाली यूपी के देखेंगे पूरा यूपी है, और इसको 2 बार में डिवाइड कर दे तो इधर का भाग क्या हो जाएगा? पश्चिम, इधर का पूरब, और है क्या? यूपी। तो पश्चिमी यूपी, पूर्वी यूपी। ठीक है, तो इतना समझ गए आप, यूपी की बात भी खत्म हो गई। अब इसके बाद हम कौन सी नदी देखते हैं? सिंधु थी, दूसरी कौन सी? गंगा, तीसरी कौन सी? ब्रह्मपुत्र। अब चलिए देखते हैं ब्रह्मपुत्र के बारे में भी देख लेते हैं। ये देखिए गंगा यहाँ से, गंगा की सहायक नदियां भी हैं, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र ये कौन से मैदान का निर्माण करती है? इसके निर्माण में ब्रह्मपुत्र नदी भारत में मुख्य रूप से किस राज्य का निर्माण करती है? असम का। असम का। ठीक है, इसमें खाली इतना ध्यान रखो क्योंकि असम जो पड़ता है वो पूरा कौन सा नदी निर्माण करती है? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो ये इधर से आके बहती है और इधर यही क्या पड़ता है? असम पड़ता है। ठीक है, असम पूरा पड़ता है, तो पूरे असम का निर्माण कौन करती है? ब्रह्मपुत्र नदी। अब हमने तीनों नदियां बता दी, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने लायक है नहीं। ठीक है, जब इसका गंगा तंत्र पढ़ाएंगे तो गंगा के बारे में बता देंगे। अब इसका खाली हमने बेसिक अभी बताया है कि मैदान का निर्माण कैसे होता है। कौन सी? सिंधु नदी करती है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र। अभी इसके अंदर मैदान के अंदर भी नहीं घुस के पढ़े हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, यहाँ का रहन सहन कैसा है, ठीक है, यहाँ के वनस्पति कैसी है, यहाँ का मौसम कैसा है, ठीक है, यहाँ किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ की जनजातियाँ कैसी हैं, इन चीज़ों के बारे में अभी मैंने विस्तार से बताया नहीं है। ठीक है, अभी हम क्या इसके बाद क्या पठार स्टार्ट करेंगे। जब पठार भी पढ़ा लेंगे, तट और द्वीप पढ़ाएंगे, उसको पढ़ा लेंगे, फिर सबके बारे में एक साथ चर्चा करेंगे कि वन सबके देख लेंगे कि वन पाए जाते हैं तो कहाँ कहाँ कौन कौन से वन पाए जाते हैं। ठीक है, जब मैं अलग से पढ़ाऊंगा तब पूरी जनजातियाँ पढ़ाऊंगा तो पूरे भारत की अलग अलग जनजातियाँ पढ़ा दूंगा, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं अगर यहाँ की जनजातियाँ पढ़ा दूँ, फिर पठार पढ़ाऊंगा, वहाँ की जनजातियाँ पढ़ाऊँ, वहाँ का कल्चर पढ़ाऊँ, वहाँ की क्या वनस्पतियाँ पढ़ाऊँ, हर चीज़ अलग अलग पढ़ाऊँगा तो कन्फ्यूज हो जाएगा, सब एक में मिक्स हो जाएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। अभी खाली बेसिक मैंने क्या माउंटेन खत्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब मैदानी क्षेत्र आज खत्म हो गया। ठीक है, अब इसके बाद पठार पढ़ा लेंगे, तट और द्वीप पढ़े बचे हैं वो भी पढ़ा देंगे, फिर उसके बाद सब बेसिक जो होता है संसाधन, जनजातियाँ, जो वनस्पति होते हैं, मौसम, क्लाइमेट, सब हर चीज़ अलग अलग से पढ़ाएंगे। आपको वो देखना, जब पढ़ाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, कहोगे हाँ या तो अलग से समझ में आएगा। मिट्टी पढ़ाएंगे, वो भी सब चीज़ अलग से समझ में आएगी। अच्छा, जो ये ब्रह्मपुत्र मैदान पढ़ाए हैं, ब्रह्मपुत्र नदी, इसकी ढाल बहुत कम है। ठीक है, इसकी ढाल कम है। गंगा नदी का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? पश्चिमी यूपी। निचला भाग पश्चिम बंगाल। निचला भाग कहाँ? पश्चिम बंगाल। यहाँ आके फिर कहाँ? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, तो इतना आपका लगभग आज खत्म हो गया। आज क्या हमारा मैदानी भाग खत्म हो गया। जो ये मैदान हम पढ़ा रहे थे, ये सारा मैदान आज कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब क्या पढ़ना है? कल से हमको पठार के बारे में पढ़ना है। तो हम ये पठार पढ़ेंगे कि ये पठार का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, कैसे आगे बना, कैसे पठार निर्माण हुआ, इसमें कौन कौन से खनिज वगैरह ज़्यादा निकलती, तो कहाँ ज़्यादा निकलता है, कहाँ कम निकलता है, कहाँ का पठार ज़्यादा मजबूत है, कहाँ ज़्यादा कमज़ोर है। ठीक है, इस सब के बारे में कल चर्चा करेंगे डिटेल से। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कल साथ में हमारे जुड़िएगा और पढ़ते हैं, साथ में तैयारी करते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद।